नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में। इधर बीच एक हफ्ते से त्योहारों का सीजन था, तो हमारे यहाँ भी दिवाली, छठ पूजा, भाई दूज सभी कुछ मनाए गए। इसलिए थोड़ा सा ब्रेक लिया गया था। अब फिर से सारे लेक्चर उसी रफ्तार से अपलोड होते रहेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसी प्रकार से अपना प्यार इस चैनल पे बनाए रखिए। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 18 से, और ये चैप्टर है स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द कमीशन फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वॉज स्टैब्लिश इन। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए आयोग की स्थापना की गई थी। तो आपको बताना है कि वह आयोग का गठन कब किया गया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग कि जो कमीशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हुआ था, वो बेसिस ऑफ लैंग्वेज पर इस्टेब्लिश किया गया था 29 दिसंबर 1953 को। और इन्होंने इसकी जो रिपोर्ट थी कब सबमिट की थी, 30 सितंबर 1955 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। और जो फजल अली थे वो इस कमीशन के चेयरमैन थे, और इनके साथ के एम पनिक और एच एन कुंजरू भी इसके मेंबर थे। तो इन्हीं के रिकमेंडेशन पे इस कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट की थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का। और सबसे पहला स्टेट जो था वो आंध्र प्रदेश हुआ था, जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाया गया था 1953 में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1956, ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द स्टेट वर रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कहाँ किया गया था। आपके ऑप्शन हैं ए 1956, बी 1960, सी 1962 या डी 1973। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था वो 1956 में पास किया गया था। ठीक है, और ये फोर्स में कब आया था, तो ये 26 जनवरी 1950 को ड्राफ्ट किया गया था। ठीक है, इसको ड्राफ्ट कब किया गया था, 1950 में। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कब इसको राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था भाषा के आधार पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 का 1956, ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर वर द स्टेट रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। आपके ऑप्शन है ए 1947, बी 1951, सी 1956 या डी 1966। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी 1956, क्योंकि 1956 में ही जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था वो पास किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द फर्स्ट एवर स्टेट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। ठीक है, और ये कब फॉर्म हुआ था, 1 अक्टूबर 1953 को इसको फॉर्म किया गया था, और ये तमिलनाडु से बाइफरकेट होके इसको बनाया गया था। ये भी याद रखिएगा कि तमिलनाडु से बाइफरकेट होके आंध्र प्रदेश को बनाया गया था अक्टूबर 1 1953 को। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषाओं के आधार पर गठित पहला राज्य है। आपके ऑप्शन हैं ए केरला, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। पांचवें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट एंजॉय द डिस्टिंक्शन ऑफ फर्स्ट बीइंग क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इन इंडिया। भारत में सबसे पहले भाषा के आधार पर अस्तित्व में आने वाले गौरव किस राज्य को प्राप्त है। ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, बी पंजाब, सी तमिलनाडु या डी आंध्र प्रदेश। तो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, आंध्र प्रदेश वॉज क्रिएटेड एज ए लैंग्वेज बेस्ड स्टेट इन।
आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य के रूप में बनाया गया था? आपके ऑप्शन है ए 1950, बी 1953, सी 1956 या डी 1961। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1953। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था आंध्र प्रदेश का? तो 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर वर द इंडियन स्टेट रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन? राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 1949, बी 1951, सी 1956 या डी 1966। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1956। ठीक है, तो जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था वो 1953 में फॉर्म किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में सबमिट की थी और इसके आधार पर इन्होंने 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरीज बनाया था। ठीक है, तो उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उन्होंने कंट्री को 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो कि पास हुआ था नवंबर 1956 में। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1956। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द सिटीजनशिप प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज? भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता है। आपके ऑप्शन है ए डुअल सिटीजनशिप, बी सिंगल सिटीजनशिप, सी बोथ ऑफ द एबव, डी नन ऑफ द एबव। तो नवे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, जो सिटीजनशिप हमारे पार्ट 2 में मेंशन है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो जो इसको जो आर्टिकल जो है जो कवर करता है वो आर्टिकल 5 to 11 है। ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा कि सिटीजनशिप का आर्टिकल 5 to 11 है और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंगल सिटीजनशिप को पास करता है पूरी कंट्रीज में। तो हम इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सिंगल सिटीजनशिप, 9th का ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज रिलेटेड टू सिटीजनशिप? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए आर्टिकल 3 to 10, ऑप्शन बी आर्टिकल 4 to 11, ऑप्शन सी आर्टिकल 5 to 11 या ऑप्शन डी आर्टिकल 6 to 11। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आर्टिकल 5 to 11। ठीक है, तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 5 to 10 अंडर पार्ट 2 इंडियन सिटीजनशिप के बारे में मेंशन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी फाइंड द प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप? भारत के संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलते हैं? आपके ऑप्शन है ए पार्ट 1, बी पार्ट 2, सी पार्ट 7 या डी पार्ट 9। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पार्ट 2। तो जो सिटीजनशिप है हमारे आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक है जो कि पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बिलोंग करता है। और सिटीजनशिप एक्ट कब पास हुआ था ये भी याद रखिएगा, 1955 में पास किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया इज करेक्ट? भारत में नागरिकता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? आपके ऑप्शन है ए डुअल सिटीजनशिप ऑफ द स्टेट एंड नेशन, राज्य और राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, बी सिंगल सिटीजनशिप ऑफ स्टेट, किसी राज्य की एकल नागरिकता, सी सिंगल सिटीजनशिप ऑफ होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत की एकल नागरिकता, या डी डुअल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एंड अनदर कंट्री, भारत और दूसरे देश की दोहरी नागरिकता। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सिंगल सिटीजनशिप ऑफ होल ऑफ इंडिया। भारत में सिंगल सिटीजनशिप ही है। ठीक है, तो 12वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय? भारतीय नागरिकता किसके द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती? आपके ऑप्शन हैं ए बर्थ, बी नेचुरलाइजेशन, सी ऑब्जर्विंग एनी पार्ट ऑफ लैंड या डी डिपॉजिटिंग मनी इन इंडियन बैंक। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी डिपॉजिटिंग मनी इन इंडियन बैंक। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1959
जो हम सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं कौन कौन सी बेसिस पे? पहला बर्थ के हिसाब से, दूसरा डिसेंट के हिसाब से, तीसरा रजिस्ट्रेशन के हिसाब से, चौथा नेचुरलाइजेशन और पांचवा इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो डिपोजिटिंग मनी जो है, डिपॉजिटिंग मनी, वो उसके द्वारा हम लोग इंडियन सिटीजनशिप को नहीं गेन कर सकते, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 13वें का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 14. Who among the following is not eligible for registering as overseas citizen of India cardholder under the Citizenship Amendment Act 2015? निम्नलिखित में से कौन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के तहत भारत के कार्ड धारक के विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं: ए, अ माइनर चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर एन इंडियन सिटीजन, एक नाबालिग बच्चा जिसके माता पिता भारतीय नागरिक हैं, बी, स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ एन इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक का विदेशी मूल का जीवन साथी, सी, इंडियन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन, भारतीय जो विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए, या डी, अ ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ अ पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री बट हुज ग्रैंड पेरेंट्स वर सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे व्यक्ति का परपोता जो किसी दूसरे देश का नागरिक है लेकिन जिसके दादा दादी संविधान के लागू होने के समय भारत के समर्थक थे। तो 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। 14वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडियन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15. A citizen of India will lose his or her citizenship if he or she, पहला, renounces Indian citizenship, दूसरा, voluntarily acquire the citizenship of another country, तीसरा, marries a citizen of another country, चौथा, criticizes the government. Select the correct answer using the code given below. भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह एक, भारतीय नागरिकता त्याग देता है, दूसरा, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तीसरा, दूसरे देश के नागरिक से शादी करता है, चौथा, सरकार की आलोचना करता है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग, क्या होगा 15वें क्वेश्चन का आंसर? बताइए आप लोग, कैसे वो अपनी नागरिकता कैसे लूज कर सकते हैं? तो देखिए, जो दूसरा स्टेटमेंट है, पढ़िए आप लोग दूसरा, वॉलंटरी एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा क्या है? मैरिज अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, ये भी बिल्कुल सही है। और जो चौथा है कि क्रिटिसाइजेस द गवर्नमेंट, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से जो ये स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, एक मिनट, इस क्वेश्चन को मैं छोड़ती हूँ, इसे मैं बाद में आप लोगों से सॉल्व कराऊंगी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, आर्टिकल 371A to 371I were inserted in the Constitution of India to meet regional demands of Nagaland, Assam, Manipur, Andhra Pradesh, Sikkim, Mizoram, Arunachal Pradesh and Goa. दूसरा, Constitution of India and the United States of America envisages a dual policy, the union and the state but a single citizenship. तीसरा, a naturalized citizen of India can never be deprived of his citizenship. Which of the statement given above is are correct? तो हमें इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा की क्षेत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371A से 371I शामिल किया गया था। दूसरा, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में दोहरी नीति, संघ और राज्य लेकिन एकल नागरिकता की परिकल्पना की गई है। तीसरा, भारत के प्राकृतिक नागरिक को कभी भी उसकी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 16वें क्वेश्चन में देखिए कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। तो जो पहला स्टेटमेंट है कि आर्टिकल 371A to 371I वर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू मीट रीजनल डिमांड ऑफ नागालैंड, आसाम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बाकी दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1 ओनली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 17, विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप? किस देश ने दोहरी नागरिकता की नीति स्वीकार की है? आपके ऑप्शन हैं ए इंडिया, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी यूएसए। तो 17 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यूएसए। यूएसए में डुअल सिटीजनशिप फॉलो की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, हु विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेंट टू प्रेस्क्राइब कंडीशंस फॉर एक्वायर ऑफ सिटीजनशिप? निम्नलिखित में से कौन नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने में सक्षम है? आपके ऑप्शन हैं ए इलेक्शन कमीशन, बी प्रेसिडेंट, सी पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ज्वाइंटली, या डी पार्लियामेंट। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पार्लियामेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ डिटरमाइनिंग द इशू ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया? भारत में नागरिकता के मुद्दे को निर्धारित करने की विशेष शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? आपके ऑप्शन हैं ए द कोर्ट, बी द पार्लियामेंट, सी द लोकसभा, डी सेंट्रल गवर्नमेंट, या ई स्टेट गवर्नमेंट। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी द पार्लियामेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी ईयर्स डज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नीड टू रिसाइड इन इंडिया टू बिकम अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955? नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत का नागरिक बनने के लिए कितने वर्षों तक भारत में रहने की आवश्यकता है? आपके ऑप्शन हैं ए 5 ईयर, बी 3 ईयर, सी 7 ईयर, डी 9 ईयर, या ई 10 ईयर। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 7 ईयर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन वाज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 पास्ड बाय पार्लियामेंट? नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद द्वारा कब पारित किया गया? आपके ऑप्शन हैं ए 10 दिसंबर 2019, बी 11 दिसंबर 2019, सी 12 दिसंबर 2019, या डी 13 दिसंबर 2019। तो 21वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 11 दिसंबर 2019। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन वाज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास्ड? नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं 11 दिसंबर 2018, बी 11 दिसंबर 2019, सी 11 अक्टूबर 2019, या डी 11 अक्टूबर 2020, या ई नन ऑफ द अबव, या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 11 दिसंबर 2019। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। दूसरा, अ सिटीजनशिप बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ स्टेट। सी, अ फॉरनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 23, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, केवल एक नागरिकता और एक अधिवास है। केवल जन्म से ही कोई नागरिक राज्य का प्रमुख बन सकता है। तीसरा, किसी विदेशी को एक बार नागरिकता मिल जाने के बाद किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया जा सकता। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। तो 23वें का आंसर क्या हो जाएगा? जो पहला स्टेटमेंट है, देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला, द नेहरू रिपोर्ट 1928 हैड एडवोकेटेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेहरू रिपोर्ट 1928 ने भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने की वकालत की। बी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रेफर टू फंडामेंटल राइट। भारत सरकार अधिनियम 1935 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। सी, द अगस्त ऑफर 1940 इंक्लूडेड द फंडामेंटल राइट। अगस्त प्रस्ताव 1940 में मौलिक अधिकार शामिल थे। डी, द क्रिस्प मिशन 1942 रेफर टू फंडामेंटल राइट। क्रिस्प मिशन 1942 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो 24वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है कि द नेहरू रिपोर्ट 1928 हैड एडवोकेटेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट?
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए राइट्स आर क्लेम ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन, अधिकार नागरिकों के खिलाफ राज्य के दावे हैं। बी राइट्स आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट, अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में शामिल होते हैं। सी राइट्स आर क्लेम ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। या डी राइट्स आर प्रिविलेजेस ऑफ अ फ्यू सिटीजन अगेंस्ट द मैनी, अधिकार कई नागरिकों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 25वें का आपको आंसर बताइए क्या होगा। तो जो ऑप्शन सी है, राइट आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो 25th का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो आज की हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं। काफी दिनों बाद हमने ये सेट अपलोड किया है, बट आगे से सारे लेक्चर्स ऑन टाइम रहेंगे। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।